तो फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इस चैनल में, जिस चैनल में मैं यानी कि आपका दोस्त एंड होस्ट सुजय शर्मा क्लियर करता हूँ बहुत सारे टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के साथ मिलके। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम डायरेक्ट शुरू करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर्स के बहुत सारे टॉपिक्स आज हम एक साथ बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है, और आपको तो पता ही होगा हमारे क्लास का मोटो क्या होता है, वन एंड ओनली मोटो, रटना कम और समझना ज़्यादा। ठीक है, तो आज इस ही मोटो के साथ हम अपना क्लास मूव ऑन करते हैं। तो प्रीवियस क्लास में अगर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि प्रीवियस क्लास में हमने एनर्जी तक ख़त्म किया था। और मैं आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन देता हूँ कि प्रीवियस क्लास अगर नहीं देखा तो ज़रूर देख के आइए, क्योंकि आपको पहले एनर्जी समझना पड़ेगा, फिर ही आप आज के क्लास को कंटिन्यू कर पाएंगे अच्छे से। तो ये मेरा आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, ये किस खेत की मूली है, वो समझेंगे। फिर उन लोगों का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है उन सबको हम बनाना समझेंगे और सीखेंगे कैसे बनाते हैं। ठीक है, जो बहुत ही आसान है समझने में। फिर एट द थर्ड पॉइंट हम क्या करेंगे, जो कंजर्वेशन लॉ है किसका, एनर्जी का। ऑब्वियसली हम एनर्जी का चैप्टर कर रहे हैं तो एनर्जी का जो कंजर्वेशन लॉ है उसको समझेंगे, जो बहुत ही आसान है। ज़्यादातर कंजर्वेशन लॉ ही समझना आसान होता है, तो एज वेल एज एनर्जी का भी आसान है। और लास्ट में हम पावर, स्ट्रॉन्ग, शक्ति, ये वाला पावर को समझेंगे। पावर का कॉन्सेप्ट क्या है हम समझेंगे। हम सब कह तो लेते हैं, अरे भाई उस मुंडे को देख रहे हो, बहुत डोला शोला है, बहुत ज़्यादा पावर है उसके पास। तो ये पावर क्या होता है, हम जो हमेशा बोलते हैं हम मेरे पास पावर है, मुझसे उलझने का नहीं, ये सब जो बोलते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है पावर का एक्चुअल में, साइंस के भाषा में उसका मतलब क्या होता है वो समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो इन सब टॉपिक्स के साथ आज हम मूव ऑन करते हैं किसमें, वर्क एंड एनर्जी में। एंड आई होप आज हमारा ये वर्क का जो चैप्टर है वो खत्म होने वाला है इसी लेक्चर में। तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, 30 मिनट से 1 घंटे तक लंबा हो सकता है, क्योंकि लास्ट में हम बहुत सारे इंटरमीडिएट टू डिफिकल्ट लेवल के न्यूमेरिकल्स फोड़ने वाले हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने न्यूमेरिकल्स नहीं किया था उतना ज़्यादा, लेकिन आज हम फोड़ेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट से हमें न्यूमेरिकल क्लियर करना पड़ेगा आज। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक, जो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी समझाने के लिए मैं एक बहुत ही खतरनाक चीज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो ये खतरनाक चीज़ क्या है आप लोगों को पता होगा, इसको हम अंग्रेजी में हैमर बोलते हैं और हम हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, हथौड़ा। तो इस हथौड़े को, जिस हथौड़े में जंग लगा हुआ है, वो हथौड़ा मैं आज आपको समझाने के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो इस हथौड़े को ध्यान से देखिए। इस हथौड़े को मैंने अपने हाथ के मदद से उठाया है, थोड़ा सा फोर्स लगा के मैंने हाथ के मदद से उठाया है। ठीक है, किसके अगेंस्ट में वर्क किया है मैंने, ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क किया है। मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करके इस हथौड़े को उठा के यहाँ पे रखा है। बहुत स्ट्रांग हूं मैं, इस वजह से इसे उठा के रख पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उठा के रखा। तो जब मैंने यहाँ पे इसको उठा के रखा ग्रेविटी के अगेंस्ट में कुछ फोर्स लगा के, तो तब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी आ गया है, इसके अंदर वर्क करने का एबिलिटी आ गया है। वो आप कैसे समझेंगे, सिंपली एक हथौड़ा लीजिए, ऊपर उठाइए और हथौड़ा छोड़ दीजिए आपके पैर के ऊपर, तो जब दर्द होगा आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ऐसा मत करना बिल्कुल भी मत करना, सजेशन नहीं है, जस्ट बोल रहा हूँ। जब आप एक हथौड़ा ऐसे पकड़ेंगे और मिट्टी पे छोड़ेंगे, देखना मिट्टी जो है वो हट जाएगा। क्या हो गया उसमें, उसमें मिट्टी का डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब इस हथौड़े में कुछ एनर्जी था वर्क करने के लिए, कुछ एनर्जी स्टोर हो गया था। तो इसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। देखिए ये चीज़ अभी रेस्ट में है, कोई मूवमेंट नहीं है इसमें, फिर भी देखिए इसमें एनर्जी आ गया है। ठीक है, और इतना खतरनाक एनर्जी आ गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप अपना पैर नीचे रखेंगे तो हड्डी भी टूट सकता है इस हथौड़े से। ठीक है, तो इसको ही हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी पोटेंशियल एनर्जी का ही दूसरा भाई कौन है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी समझना आसान है क्योंकि हम रोजमर्रा के दुनिया में ये बहुत ज्यादा देखते हैं। तो मैं बोर्ड में एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सोचिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है।
ठीक है, ये एक सर्टेन वेलोसिटी में है। सोचिए इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड में ये चल रहा है। तो अगर सामने एक इंसान खड़ा हुआ है, तो इस इंसान को अगर इस चीज ने धक्का, सपोज ये चीज एक कार है, ठीक है, ये कार 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, अभी सामने एक इंसान खड़ा हुआ है, तो जब इस इंसान के साथ इस कार का संघर्ष होगा, तब उसके साथ, उस इंसान के साथ क्या होगा आप सोच सकते हैं। वो इस धरती में रहने वाला है नहीं, है ना, वो उड़ जाएगा धरती से, स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, वो तो हमें नहीं पता रे बाबा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इस कार में जो कार मूव कर रहा है उसमें क्या आ गया, एक सर्टेन एबिलिटी आ गया है, क्या करने का, वर्क करने का एक स्पेशल एबिलिटी आ गया है इस कार में। किस स्टेट में, जिस स्टेट में वो मूव कर रहा है, तो इसी को तो हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या काइनेटिक एनर्जी, तो फिर क्या हो गया इसका मतलब, जब कोई भी चीज मूव कर रहा है तो मूव करने के समय जो उसके पास एबिलिटी टू डू वर्क आ जाता है, तो उसको ही हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि ये गाड़ी अभी 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जा रहा है, तो अगर बाय चांस, भगवान ना करे, बाय चांस किसी चीज के साथ इसका टक्कर हो गया तो वर्क हो जाएगा, इतना ज्यादा खतरनाक वर्क होगा कि हम सोच भी नहीं सकते। तो यही होता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ये तो हमने समझा, लेकिन न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे करेंगे, उसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला या जुगाड़ लगाना पड़ेगा, है ना, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हमें लगाना पड़ेगा। तो वो जुगाड़ ही है हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो अभी हमने काइनेटिक एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो समझ लिया कि कोई भी मूविंग चीज में वर्क करने का जो एनर्जी, वर्क करने के लिए जो एनर्जी आ जाता है किसी भी मूविंग थिंग में, ऑब्जेक्ट में, तो उसको ही हम, उस एनर्जी को ही हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इसको अभी इक्वेशन में उतारते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन में अगर उतारेंगे तो वो क्या होगा, तो उसको हम इक्वेशन की मदद से समझते हैं। तो सोचिए मेरे पास कोई गाड़ी है, ठीक है, सोचिए मेरे पास कोई सा भी एक कार है, ठीक है, तो उसका, इस कार का जो मास है, उस मास को हम पकड़ लेते हैं m, ठीक है। और ये कार, सोच लीजिए, बस थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, ये जो कार है उसका जो वेलोसिटी है वो u है, इसका जो वेलोसिटी है वो हमने कितना पकड़ लिया, u है, और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। तो अभी m मास का एक गाड़ी है जो चल रहा है कितने वेलोसिटी में, u वेलोसिटी में। तो देखिए, अब सोचिए जो ये गाड़ी है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब सोचिए इस गाड़ी का एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना, s डिस्प्लेसमेंट हुआ बाय फोर्स F। अब हमने क्या सोच लिया, ये जो गाड़ी था जो u यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था, उस गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना, s डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। फोर्स कितना लगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, हमने कितना फोर्स अप्लाई किया था डिस्प्लेसमेंट के लिए F फोर्स अप्लाई किया था। तो अभी आपको नजर ऑलरेडी आ गया होगा कि मैंने F फोर्स लगाया, फिर S डिस्प्लेसमेंट हुआ गाड़ी का, तो यहाँ पे क्या आ गया, वर्क आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, हमारा वर्क हो गया, और हमें पता है वर्क इज इक्वल टू F.S होता है। तो ये चीज हमें याद रखना है जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा वर्क हो गया, ठीक है। तो अभी क्योंकि इस गाड़ी के ऊपर वर्क हो गया, तो सोच लीजिए इसका जो गाड़ी का जो वेलोसिटी था, पहले क्या था u, अभी सोच लीजिए ये जो वेलोसिटी है वो जो है वो u से चेंज होके v में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है हमारे इस वर्क की वजह से ये वेलोसिटी v से चेंज होके क्या बन गया, u बन गया, ठीक है। और एक चीज क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुआ, u से क्या हो गया, v हो गया, तो यहाँ पे फॉर श्योर यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, एक एक्सेलरेशन क्रिएट हुआ, क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ यहाँ पे। तो सोच लीजिए ये जो एक्सेलरेशन है उसको हमने पकड़ लिया a, हमने इसको क्या पकड़ लिया, a पकड़ लिया। अभी हमें एक इक्वेशन मिला था
जिस इक्वेशन में u, v, a और s इस चार चीजों को हम जोड़ते थे, क्या आपको कोई भी ऐसा एक इक्वेशन याद है दोस्तों, जिस इक्वेशन में हम u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, फिर फाइनल वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन और लास्ट में डिस्प्लेसमेंट, इन चारों चीज़ों में एक रिलेशन निकालते हैं? कोई ऐसा इक्वेशन याद है? तो हमने क्या था, ये एक चैप्टर में हमको मिला था, तो वो इक्वेशन क्या है? फॉर श्योर हमें तो पता है सर, हम चालाक है, बहुत आराम से बोल सकते हैं वो इक्वेशन क्या है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो इक्वेशन क्या था? रुकिए सर, बोल रहे क्या था? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, आसान है। तो अभी मैंने ये इक्वेशन क्यों लगाया? ये इक्वेशन मैंने इसलिए लगाया ताकि यहां से मैं s का वैल्यू निकाल सकूं। ठीक है, s का मैं वैल्यू निकाल सकूं, तो हम निकालते हैं अभी s का वैल्यू। देखिए s के साथ कौन दो हड्डी लगा हुआ है, कौन टांग में हड्डी आ रहा है s के साथ? ये 2a आ रहा है, तो 2a को हम इस तरफ भेज देंगे, तो ये s के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। कौन सा रिलेशन में? मल्टीप्लिकेशन। अगर इस तरफ आ जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो ऊपर क्या बैठ जाएगा? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और नीचे कौन आ जाएगा? नए मेहमान 2a, और उस तरफ कौन पड़ा रहेगा? s। यहां से हमें क्या मिल गया? s का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो हम ऐसे अभी s का वैल्यू तो हमें मिल गया। ठीक है, हम यहाँ पे सुंदर तरीके से लिख लेते हैं। s का वैल्यू हमें अभी अभी कितना मिला? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। तो क्या हम वर्क को अभी ऐसे नहीं लिख सकते? फोर्स इंटू s के जगह में, ये जो s है s के जगह में हम इस वैल्यू को पुट नहीं कर सकते? तो जरूर कर सकते हैं सर, तो करते हैं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a, तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अभी सर थोड़ा सा सोचिए, हमने सीखा था ना F इज इक्वल टू m डॉट a होता है, जरूर सीखा था सर। तो क्या सर अभी हम इसको F के जगह में नहीं बैठा सकते? ऑब्वियसली बैठा सकते हैं, तो चलो बैठाते हैं। तो क्या आएगा? वर्क इज इक्वल टू क्या आएगा? F के जगह में हम बैठाएंगे m डॉट a को, फिर पहले से कौन है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, इन दोनों a को मैंने कैंसिल कर दिया। तो अभी कौन बचा हमारे पास? m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अभी हमारे पास ये बचा। तो अभी देखिए, ध्यान से जवाब दीजिएगा, क्या इस चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते? हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर ऐसा लिख दिया तो क्या कुछ जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा? नहीं सर, कोई फर्क नहीं आया, बस हमने जगह का अदल बदल करवा दिया, जिसमें वैल्यू का कोई चेंज नहीं होगा। हमने बस 2 को हाफ लिख लिया, और m के जगह पे है v स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर, उसके जगह पे कोई चेंज नहीं है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इतना तक ही रखते हैं। हमारा वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ गया? हाफ m ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया। अभी एक ऐसा सिचुएशन सोचिए, ठीक है, जिस सिचुएशन में हमने जो गाड़ी को पकड़ा था, मर्सिडीज का जो गाड़ी पकड़ा था हमने, सोचिए जब हमने इस गाड़ी को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसका एक इनिशियल वेलोसिटी था, उसको हमने क्या पकड़ा था? u। अभी सोचिए ये जो u है 0 है, मतलब क्या हो गया? वो जो गाड़ी था जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, उस गाड़ी का वेलोसिटी क्या था? 0 था, मतलब वो गाड़ी रुका हुआ था, वो चल नहीं रहा था। ठीक है, तो उस केस में u कितना हो जाएगा? 0। अभी इस कंडीशन को पकड़ के चलते हैं यहाँ पे, तो हम वर्क इज इक्वल टू ये वाला u की जगह पे ये बैठा सकते हैं। अगर ये कंडीशन चल के बैठ जाते हैं कि गाड़ी जो है पहले रुका हुआ था, या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ था, तो हम वर्क इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? हाफ m v स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा? u की जगह पे 0 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अभी ऐसे लिख सकते हैं, हाफ m v का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। यहाँ से हमारा वर्क डन इज इक्वल टू कितना निकल गया? हाफ m v स्क्वायर निकल गया। अभी तक तो सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों, हमें ये बात भी तो पता है वर्क डन क्या होता है।
काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होता है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होता है वही तो वर्क डन होता है। अभी सोचिए, ये कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही था कि वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन मतलब क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अगर U जीरो हुआ, अगर U जीरो हुआ तो वर्क डन किसी भी v वेलोसिटी में चलता हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट का वर्क डन कितना हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली उस चीज का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा। ठीक है, यह है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला या फिर इक्वेशन बोल लो, जिससे हम न्यूमेरिकल बहुत सारे फोड़ने वाले हैं एट एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, तो ये गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। अभी इसका जुड़वा भाई आ रहा है, उसका नाम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ऑलरेडी हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, लेकिन हमें यहाँ पे और एक नया चीज देखना होगा। अगर अभी सोचिए पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगा, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था, एक हैमर लेके मैंने आपको एग्जांपल दिया था। वो जो एग्जांपल था वो पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट ग्रेविटी था, क्योंकि मैंने उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ काम करके, कुछ कार्य करके उसको उठाया था। उस केस में पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट ग्रेविटी की केस में हम इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, कि उस केस में इक्वेशन क्या होगा। तो सेम अभी जब जिस तरीके से हमने चीज़ों को पकड़ा उससे पकड़ते हैं। सोचिए ये सरफेस है, यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया। सोचिए ये जो ऑब्जेक्ट है उसका मास m था, और कितने हाइट में उठाया मैंने, कितना ऊपर उठाया, सोचिए ये जो हाइट है वो h है, मैंने h हाइट ऊपर उठाया। ठीक है, किसके अगेंस्ट में, ग्रेविटी के अगेंस्ट में। तो उसको उठाने के लिए ये जो ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर उठाया, इस ऑब्जेक्ट को जो मैंने ऊपर उठाया, तो उसके लिए फोर्स लगा होगा जरूर। तो उस फोर्स का, वो फोर्स किसके इक्वल होगा, वो फोर्स मिनिमम हमारे वेट के इक्वल होना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है उसका इक्वल होना पड़ेगा, एटलीस्ट इतना होना पड़ेगा, तो फिर ही जाके तुम उस फोर्स से इसको ऊपर उठा पाओगे। ठीक है, तो फोर्स किसके इक्वल हो गया, mg के इक्वल। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस था। ठीक है, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर उठाया, इसको ऊपर उठाने के लिए जो फोर्स लगा वो उसके वेट के बराबर होगा। किसके बराबर, वो उसके वेट के बराबर होगा, मतलब mg के बराबर होगा। तो फोर्स को क्या हम mg नहीं लिख सकते, जरूर लिख सकते हैं, ये लिख लिया हमने mg। और अभी जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं हुआ, ये ऐसा डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब हाइट, एक सर्टेन हाइट तक मैंने डिस्प्लेस किया उसको। ठीक है, तो ये जो हाइट है उसको मैंने क्या पकड़ लिया था, h पकड़ लिया था, तो ये हो गया h, है ना। वर्क इज इक्वल टू कितना हो गया, mgh। ठीक है, तो अभी ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने ऊपर उठा के रखा है, उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वो किसके इक्वल होगा, बहुत ही आसान है, किसके इक्वल होगा, इसको उठाने के लिए मैंने जितना वर्क किया है, इस ऑब्जेक्ट को इतना ऊपर उठाने के लिए जितना वर्क किया है, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर्ड होगा। ठीक है, जितना वर्क किया है ऊपर उठाने के लिए उतना पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली इस वर्क को रिप्लेस कर देंगे हम EP यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम शॉर्ट में EP से रिफर करते हैं। ठीक है, तो EP इज इक्वल टू हम डायरेक्ट रिप्लेस करते हैं mgh। ठीक है, बहुत ही आसान है पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन बनाना, बहुत ही ज्यादा आसान। काइनेटिक एनर्जी का भी आसान है, लेकिन अगर इससे कंपेयर करें तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत ही आसान था। तो यहीं पे गया हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का काम। तो इन दोनों का काम हो गया तमाम। नेक्स्ट में हम इन लोगों का न्यूमेरिकल करेंगे। तो अभी हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो क्या है, बचाना।
कंजर्वेशन, मतलब समझ में आ गया होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन करने वाले हैं अभी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैंने पहले भी बोला था, समझना आसान है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है? एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है कि कहीं पे भी एनर्जी को आप क्रिएट या उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जो नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रहेगा वो ऑलवेज सेम रहेगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बस इतना ही आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एनर्जी को यू कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी से लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना ऐसा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसे करते हैं, आपके पास एक बैटरी है, एक सेल है, ठीक है। इस सेल को आपने कनेक्ट कर दिया किसी भी एक बल्ब से, छोटा सा किसी भी एक बल्ब से इस सेल को आपने कनेक्ट कर दिया, तो ये बल्ब जल उठेगा, है ना, ये बल्ब जलेगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में क्या बोलते हैं उसको, कन्वर्ट हो गया। तो एनर्जी का हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म से चेंज करवा सकते हैं, यानी कि गिरगिट की तरह रंग चेंज करवा सकते हैं, फॉर्म चेंज करवा सकते हैं, लेकिन उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ओके, तो इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, मैथमेटिकली या फिजिक्स की लॉ से किस तरीके से समझ सकते हैं वो देखिए। एक कंडीशन फिर से हम एज्यूम करते हैं इसको समझने के लिए। सपोज ये सरफेस है, सरफेस लेवल से ठीक ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट है। अब लेट अस थिंक, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने फ्री फॉल करने दिया। फ्री फॉल क्या होता है पता है? अगर ये इसको मैंने छोड़ दिया तो ये अपने आप गिरने लगेगा, अपने आप गिरने लगेगा, ये फ्री फॉल होता है। तो सोचिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने फ्री फॉल करने दिया, ठीक है। तो फ्री फॉल होने का ठीक आगे, फ्री फॉल शुरू होने का ठीक आगे, यहाँ पे मैंने पकड़ा, बस छोड़ने का ठीक आगे, उसके अंदर क्या कोई काइनेटिक एनर्जी होगा? नहीं होगा, क्योंकि अभी तक फ्री फॉल शुरू नहीं हुआ है। क्योंकि शुरू नहीं हुआ है तो इसका u जो है वो कितना होगा, वेलोसिटी जो है वो कितना होगा, 0 होगा। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है, है ना, इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी अभी नहीं है। इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। इसमें क्या है, mgh है ना। पोटेंशियल एनर्जी तो हमने इक्वेशन अभी अभी सीखा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। तो इसके पास क्या है, अभी mgh है, ठीक है। तो अभी जब मैंने छोड़ा और ये मूव करना शुरू किया, ये मूव गिरना शुरू हुआ इसका, ठीक है, गिरना शुरू हुआ इसका। तो गिरने से पहले किसी भी एक पॉइंट में सोचो, ये पॉइंट में सोच लीजिए, इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी v है। सोच लीजिए, लेट्स एज्यूम इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी क्या है, v है। तो v वेलोसिटी के लिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, हाफ mv² हो जाएगा, है ना। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेटिव एनर्जी क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि ये जो दो चीजें हैं, यानी कि इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है और इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आया, ठीक है, इन दोनों का जो ऐड करके जो आंसर आएगा वो हर जगह में इक्वल होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पे भी कोई एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे भी कोई पॉइंट ले लीजिए, किसी भी जगह में आप वेलोसिटी ले लीजिए, वो हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज इक्वल आएगा, ठीक है। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर ऑब्जेक्ट को आप फ्री फॉल करने दो तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी और उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसका हम एडिशन करें तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्या होगा, कांस्टेंट होगा हमेशा। यही होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये बहुत ही आसान था, इसमें कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है। तो अभी हम अपने टॉपिक के सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी डोले शोले शक्ति के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ये जो पावर है, ये जो पावर है, पावर के बारे में हम बात करेंगे। पावर को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए आप और आपका एक दोस्त है, ऑपोजिट जेंडर का नहीं, आप लड़की है तो आपका दोस्त लड़की, आप लड़का है तो आपका दोस्त लड़का होना चाहिए, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है। आप भी लड़के, आपका दोस्त भी लड़का, या फिर आप लड़की, आपका दोस्त भी लड़की, ठीक है। ऐसा एक हम चीज एज्यूम कर लेते हैं। तो सोचिए आपको मैंने एक ऑब्जेक्ट दिया,
ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट को आपको धक्का दे दे के सर्टेन डिस्टेंस तक क्रॉस करवाना है। सपोज आपको 50 मीटर तक उसको धक्का दे दे के लेके जाना है, ठीक है। तो ये जो धक्का देने के लिए जो ऑब्जेक्ट दिया आपको और आपके दोस्त को, सेम ही ऑब्जेक्ट दिया मैंने। अगर ये 5 किलो का एक ऑब्जेक्ट था तो आपके दोस्त को भी 5 किलो का एक ऑब्जेक्ट मिला। तो सपोज आपने धक्का दे दे के 2 मिनट में उसको पहुंचाया 50 मीटर डिस्टेंस में, आपको लग गए 2 मिनट। लेकिन उसी जगह में आपके दोस्त ने बस 1 ही मिनट में उसको धक्का दे के 50 मीटर का डिस्टेंस क्रॉस कर लिया, बस 1 मिनट लगा उसको, ठीक है। तो क्या हुआ, सेम वेट का, सेम जो वेट है, सेम वेट का एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को धक्का दे के ले जाना था बस, लेकिन आपने ज्यादा वक्त लगाया, आपके दोस्त ने कम वक्त लगाया। ये किस चीज की वजह से होता है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है पावर। किसी की चीज आप में से आपके दोस्त के पास पावर ज्यादा था तो उसको ये वर्क करने में टाइम कम लगा, और आपके पास पावर आपके दोस्त के कंपैरिजन में कम था, तो इस वजह से आपको काम करने में, सेम काम करने में आपके दोस्त के मुकाबले ज्यादा समय लगा, ठीक है। तो पावर को एक तरीके से हम क्या कर बोल सकते हैं, रेट ऑफ हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि किसी भी काम करने का जो रेट है, वर्क करने का जो रेट है, वही पावर है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। जो जितना जल्दी वर्क कर पाएगा उसका पावर उतना ज्यादा, जो जितना धीरे धीरे कछुए की तरह वर्क करेगा उसका पावर उतना कम। तो रेट ऑफ वर्क को ही हम पावर बोलेंगे। तो उसी तरीके से पावर को हम P से डिनोट करते हैं, पावर को हम P से डिनोट करते हैं। तो अभी अभी मैंने बोला रेट ऑफ वर्क जो है वही पावर है ना। तो इससे पावर का क्या इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास, वर्क का रेट मतलब वर्क बाय टाइम। यहाँ पे W कौन है, W है वर्क, और ये ऑब्वियस सी बात है, ये कौन आ जाएगा, टाइम, है ना। बहुत ही आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर क्या है हमने समझ लिया, रेट ऑफ वर्क इज नोन एज पावर, ठीक है। तो कौन ज्यादा इफेक्टिवली, कौन ज्यादा जल्दी काम कर पाएगा, जिसके पास पावर ज्यादा होगा। कौन कम इफेक्टिवली या कम धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे से कौन काम करेगा, जिसके पास पावर कम होगा, है ना। तो इसी चीज से हम पावर का यूनिट भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान है पावर का यूनिट निकालना। वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट होता है जूल, और टाइम का, वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, और टाइम का ऐसा यूनिट कितना होता है, सेकंड होता है। तो क्या निकल गया, जूल पर सेकंड। लेकिन इसको हम और एक तरीके से भी लिख सकते हैं। जूल पर सेकंड को हम, एक साइंटिस्ट था जिनका नाम वाट था, फर्स्ट नेम भूल गया लेकिन वाट था उसके नाम पे, ठीक है। तो उनके नाम के ऊपर ही, उनको ऑनर देने के लिए हमने उनके नाम के ऊपर ही पावर का यूनिट रख लिया। क्या हो गया, ये वाट हो गया, जिसको हम इन शॉर्ट W भी बोलते हैं, ठीक है। तो पावर का SI यूनिट क्या है, आज से हम क्या याद रखेंगे, वाट, ठीक है, या फिर जिसको हम W भी बोलेंगे या वाट, डिपेंड्स ऑन द ओकेशन, ठीक है। अभी अगर आपको बाय चांस किसी ने क्वेश्चन कर लिया, क्या क्वेश्चन, अरे भाई तुम्हें वाट तो पता होगा, तो बोलो ना 1 वाट का मतलब क्या होता है, डिफाइन 1 वाट। तो आप उसका क्या आंसर दोगे, जरा सोचिए और बोलिए क्या आंसर दे सकते हैं आप उसका। अगर नहीं मिल गया तो अच्छा, आंसर मिल गया तो बहुत ही आसान है ना, अच्छा भी है अगर आपको आंसर पता है। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, उसका आंसर क्या होगा। हमने वर्क क्या पढ़ा था, काम करने का रेट। तो अगर कोई भी व्यक्ति 1 सेकंड में 1 जूल काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति 1 सेकंड में पर सेकंड 1 जूल का वर्क कर रहा है, तो उसको ही हम 1 वाट बोलेंगे, उसके पावर को ही हम 1 वाट बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति हर सेकंड में, हर 1 सेकंड में 1 जूल का कार्य कर रहा है या फिर 1 जूल का वर्क डन कर रहा है, तो फिर उसके पावर को ही हम बोलेंगे 1 वाट पावर, ठीक है। 1 वाट समझना आसान था, कोई भी इतना ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं था, पावर भी आसान और पावर का यूनिट समझना भी आसान। तो इसी के साथ अब हम शुरू करेंगे कुछ धमाकेदार न्यूमेरिकल्स। कैमरा थोड़ा सा शेक हुआ होगा, उसके लिए सॉरी। तो अभी हम क्या शुरू करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स शुरू करने वाले हैं।
जिस न्यूमेरिकल से हम समझ लेंगे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और चलिए हम मिलके एक साथ सॉल्व करते हैं। तो पेन और पेपर ले लीजिए और इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो चलिए हम अपना पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी स्क्रीन में दिख चुका होगा, तो उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, फिर हम शुरू करते हैं। और ट्राई कीजिएगा खुद से सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर अब अगर आपका आंसर आ जाए तो हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। आप अगर खुद करने के बाद फिर से मेरे साथ समझेंगे तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर है। तो क्या बोला गया, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना दिया हमें, 100 न्यूटन। और हमें पता है वेट मतलब क्या, मास इंटू जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यही होता है मास। तो सॉरी वेट, तो हमें वेट दिया 100 न्यूटन और बोला ये जो एक ऑब्जेक्ट है ये 15 मीटर हाइट में उठाया गया है, मतलब 15 मीटर ऊपर उठाया गया है। तो अभी इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए बोला है। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में उन लोगों ने 3 क्वेश्चन चिपका दिया, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार है और सॉल्व करना भी उसी तरीके से आसान है, ठीक है। तो हमें क्या पता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एच, ये हमको सबको पता है। तो यहाँ पे तो बहुत ही आसान है, इन लोगों ने हमें एम जी दे दिया, यहाँ पे एच निकल गया। तो हमें बस क्या करना है, एम जी की जगह पे एम जी बिठा देना है, फिर एच की जगह में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा यहाँ का, 1500 जूल। गया पोटेंशियल एनर्जी, बहुत ही आसान तरीके से निकल गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। ये था पहले क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान था। अभी बोला, अभी क्या बोला, जो ऑब्जेक्ट जो है ये, सॉरी मैंने ये रिमूव कर लिया, ये जो ऑब्जेक्ट जो है पहले 15 मीटर हाइट में था। अभी इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने थोड़ा सा ट्रिक दिखा दिया। क्या किया, इसका जो हाइट है इसको हाफ कर दिया। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, हाफ ऑफ द हाइट में है, पहले की तरह 15 मीटर नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या कर लेना है, पहले हाइट निकालना पड़ेगा। हाइट पहले था 15 मीटर्स, अभी कितना हो गया, हाफ, मतलब डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाता है 7.5 मीटर। तो अभी ऑब्जेक्ट का हाइट कितना आ गया, ऑब्जेक्ट का हाइट आ गया 7.5 मीटर। बाकी सब तो ठीक है ना, बाकी सब तो एज इट इज है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, पहले की तरह EP इक्वल्स टू mg h, ठीक है। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इस बार mg तो पहले की तरह सेम है, mg में कोई चेंज नहीं होगा। अभी क्या चेंज हो गया, अभी बस हमारा जो हाइट है वो चेंज हो गया, 7.5 हो गया हाइट। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, 750, ये आ गया आंसर। तो अभी अगर आपने सेकेंड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लिया तो थर्ड प्रॉब्लम तो ये चुटकियों का खेल बन जाएगा, ये चुटकियों का खेल है थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम ने क्या बोला, वो जो हाइट है पहले हाफ हुआ था, इस बार 3 गुना कर दिया। जो हाइट है वो पहले हाफ था, इस बार क्या कर दिया, जो एक्चुअल हाइट है उसको 3 गुना कर दिया। तो एक्चुअल हाइट हमारा कितना था 15, इसको कितना गुना कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया। तो कितना आ जाएगा हाइट, इस बार न्यू हाइट आ गया 45। अभी तो भाई ये तो मेरा करने का कोई चीज़ ही नहीं, ये लोग ये सब तो आप अपने आप ही कर सकते हो। पहले की तरह फिर से यहाँ पे बैठाएंगे, हमारे पोटेंशियल एनर्जी में mg 100 की जगह 100 बैठेगा, फिर हाइट जो है वो 45 हो जाएगा, फिर अल्टीमेटली आंसर 4500 आ जाएगा, खत्म, नो प्रॉब्लम इज हियर, ठीक है। बहुत ही आसान था ये पहला क्वेश्चन, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तो ये दूसरा क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऑलरेडी दे दिया गया है। तो हमें फिर से एक नया काइनेटिक एनर्जी निकालना है।
कंडीशंस को देखते हुए। तो अभी हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर है। ठीक है, ज़्यादा कुछ मुश्किल यहाँ पे है नहीं, ये भी इंटरमीडिएट लेवल का ही है। तो क्या बोला गया, किसी भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास हमें दे दिया गया m, और उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हमें कितना दिया गया, v। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास दिया गया m, वेलोसिटी दिया गया v, और बोला गया उस ऑब्जेक्ट का जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 200 जूल। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन हमें दिया गया। अभी इस इंफॉर्मेशन के साथ उन लोगों ने क्वेश्चन कैसे बनाया, एक एक्स्ट्रा कंडीशन चिपका दिया। कंडीशन क्या है कि ये जो मास है इसका डबल कर दो, वेलोसिटी सेम रहेगा लेकिन मास जो है इसका डबल कर दो, तो फिर आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो हम पहले उसका अभी जो स्टेटमेंट दिया गया वो देखते हैं कि m है मास ऑब्जेक्ट का, v है वेलोसिटी, तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितना आता है, 200 जूल। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है एम भी स्क्वायर होता है, हाफ एम भी स्क्वायर होता है, हमें पता है। तो हाफ एम भी स्क्वायर इज इक्वल टू उन लोगों ने कितना दिया, 200 दिया। ठीक है, तो यहां से हमें एक नया चीज मिलता है, क्या वो चीज है, हाफ एम भी स्क्वायर इक्वल्स टू 200 होगा, ये हमें मिलता है। अभी इन लोगों ने जो हमें कंडीशन दिया, मतलब मास को डबल करना है, वो कंडीशन करते हैं। तो अगर हमने मास को डबल किया तो क्या होता है देखते हैं, हाफ m तो अभी नहीं बैठेगा क्योंकि मास डबल है, तो क्या बैठ जाएगा, 2 इंटू एम बैठ जाएगा, या फिर 2m भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर। तो अभी इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 इंटू हाफ एम भी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और हमें पता है ये जो हाफ एम भी स्क्वायर है वो किससे रिजेंबल कर रहा है, इससे। और यहाँ पे हाफ एम भी स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला था, 200। तो 2 इंटू हाफ एम बी स्क्वायर की जगह में हमारा 200 बैठ जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, 400 जूल। ये भी आसान था, इतना ज्यादा प्रॉब्लम वाला कुछ था नहीं इसमें भी। ये पावर के ऊपर क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिए, और चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लो और अच्छे से देख लो। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें पावर के ऊपर दिया गया है। ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, पावर के ऊपर है। ये भी बहुत ही सिंपल, ज्यादा सिंपल नहीं है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, हमें पावर निकालना है। ठीक है, हमें निकालना तो पावर है, और पावर का इक्वेशन मैंने क्या बोला था, वर्क बाय टाइम होगा। लेकिन यहाँ पे वर्क का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लीजिए तो फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट ग्रेविटी। क्यों, देखिए यहाँ पे वो जो मोटर है पानी को ऊपर उठा रहा है, 1500 सेंटीमीटर ऊपर उठा रहा है। ठीक है, फिर जाके उसको स्टोर कर रहा है, तो वहां पे एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ होगा। वो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है। और हमें क्या पता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। हमें क्या पता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, हम अपना एक नया इक्वेशन बना लेंगे। तो वर्क डन की जगह हम लिख देंगे mgh, और टी का तो टी रहेगा। ठीक है, हो गया सब कुछ ठीक। अभी और एक छोटा सा ट्रिक बचा हुआ है। यहाँ पे हमें दिया गया हाइट 1500 सेंटीमीटर। अभी याद रखना, यहाँ पे हम जितने भी चीज यूज कर रहे हैं, जितने भी चीजों का यूनिट है वो सब एसआई में है। ठीक है, वो सब किस में है, एसआई में है। जैसे मास का केजी में है, फिर इसका मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, फिर इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, इसका सेकंड में है। सब कुछ एसआई यूनिट में बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। लेकिन हाइट का उन लोगों ने क्या किया, हाइट का उन लोगों ने सेंटीमीटर पे दे दिया। तो इसको हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा, एसआई यूनिट पे ले जाना पड़ेगा। और हाइट का एसआई यूनिट कितना होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो इसको हम मीटर में कैसे ले जाए, सिंपल 100 से डिवाइड कर देंगे।
तो गया, तो कौन बचा, 15 मीटर बचा। तो हाइट भी हमें मिल गया, बहुत अच्छे तरीके से हाइट मिल गया। अभी उन लोगों ने हमें मास कितना दिया था, मास दिया था 800 kg। फिर उन लोगों ने उन लोगों ने साइड में मेंशन कर दिया, हमें 9.8 नहीं लिखना, हमें क्या लिखना है, 10 लिखना है, ताकि हम लोगों को आसानी हो। फिर एच अभी हमने क्या निकाला, 15 निकाला। फिर ये जो इतना सारा काम किया उस मोटर ने, उसने कितना टाइम लगाया, 20 सेकेंड्स उसने टाइम लगाया। ठीक है, तो अभी सिंपल सा यहाँ पे डिवीजन कर देंगे, खत्म सब कुछ। यहाँ पे निकल गया 400, सॉरी यहाँ पे निकल गया 40, 400 406, हाँ, तो क्या हो गया यहाँ पे 6000 वाट हो गया। एक्चुअली यहाँ पे आपका ये जो न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम है सॉल्व हो गया, लेकिन इसको आप और एक चीज कर सकते हैं इसमें। क्या, हमने जैसे कि किसी भी मेजरमेंट का कन्वर्शन सीखा था, जैसे 1 kg कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। फिर 1 लीटर कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसी तरीके से ये जो वाट है ये बहुत ही छोटा यूनिट है। तो जब बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज में करंट के बारे में या फिर पावर के बारे में पावर के बारे में जब बात होगा, तो ये जो वाट है ये बहुत ही छोटा है, थोड़ा सा बड़ा यूनिट चाहिए होगा हमें। तो तब हम क्या यूज करते हैं, किलोवाट यूज करते हैं। ठीक है, तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट होता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। अरे ये तो मैंने काट ही दिया, बस याद रख लेना, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट होता है। तो इसको आप सिंपली अभी किलोवाट में लेके जा सकते हैं। कैसे, 1000 से डिवाइड करके, 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, सारे जीरो कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 6 किलोवाट। ठीक है, इतना ही था। तो ऐसे हमने निकाल लिया पावर। जस्ट हमने बस हमारा जो एनर्जी है उसका, पोटेंशियल एनर्जी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकाला, उससे हम आसानी से कर लिए, आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड न्यूमेरिकल का आंसर। ठीक है,